गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेएमएस स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम उस संगठन के इतिहास को टटोलने जा रहे हैं जिसकी एक आवाज़ पर पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा होता था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन सुनहरे पन्नों को प्रश्नों के जरिए फिर से जीवित करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मेरे द्वारा अपलोड किए गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोनों पार्ट को देख लीजिए और जिन्होंने भी देख लिया है वो बेहतर ढंग से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेरियन ह्यूम। एलन ऑक्टेरियन ह्यूम। और ये सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। तीसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो कि 1885 में बम्बई में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और इस प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य भाग लिए थे जिसमें सर्वाधिक बम्बई प्रांत से 38 सदस्य भाग लिए थे, 21 सदस्य मद्रास से तथा 7 अवध से और 3 बंगाल से और 3 पंजाब से भाग लिए थे। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रही तो एनी बेसेंट होगा। 1917 के ये कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और अगर पूछती पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो होता सरोजनी नायडू जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किस अधिवेशन में लोकप्रिय हुआ? तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ है और ये बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का फिर से मिलन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन इसका आंसर यह है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, ये हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर, वो है, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो विभाजन जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है और इसे सूरत फूट भी कहा जाता है। विचारधाराओं में मतभेद के कारण पार्टी 2 हिस्सा में बंट गई थी। 7वां प्रश्न जो है हमारा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नंबर 8, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, इसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ादी के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं JV कृपलानी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन होते हैं। इनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक रहता है। उन्होंने शुरुआत में कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। 12वां क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के गठन के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब थ्योरी किसने दी थी? कांग्रेस के गठन के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब थ्योरी दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने तर्क दिया था कि एओहुम जो है वो कांग्रेस की स्थापना इसलिए की ताकि भारतीयों का बढ़ता हुआ गुस्सा एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सके और 1857 जैसा विद्रोह दोबारा न हो इसलिए। 13वां नंबर प्रश्न है हमारा कि किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया, जो कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे? तो भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तिलक ने ही कांग्रेस के भीतर प्रार्थना और याचिकाओं की रणनीति को छोड़कर स्वराज की सक्रिय मांग पर जोर दिए थे। भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने दिया था। वेलेंटाइन सिरोल। 14 नंबर प्रश्न है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? 1916 के जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता का मुख्य परिणाम निकल के आया वो हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आते हैं और ब्रिटिश सरकारों के सामने साझा राजनीतिक मांगे रखती है। इसमें उग्रवादियों की भी कांग्रेस में फिर से वापसी होती है। पंद्रह नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया जाता है और इसकी अध्यक्षता की जाती है पंडित बिशन नारायण धड़ के द्वारा। पंडित बिशन नारायण धड़ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है जनगण मन और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वही वंदे मातरम की बात करें तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, वो भी कोलकाता अधिवेशन में, और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सयानी। 16वां नंबर प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस पार्टी को ज्वाइन किए? किस दल की स्थापना की थी? तो ये है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन जब 1939 में हुआ था तो गांधी जी के उम्मीदवार खड़े हुए थे पटाभी सीतारमैया। उनको जब सुभाष चंद्र बोस हरा दिए तो वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। हमारा जो 17वां प्रश्न है वो है, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में किया था? तो दादा भाई नौरोजी 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किए थे। हमारा 18वां प्रश्न है, 1920 के नागपुर अधिवेशन का क्या महत्व था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन का महत्व, इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की भी पुष्टि की गई थी, कांग्रेस के संविधान में बदलाव भी किया गया था, साथ ही भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों का गठन भी किया गया था। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो होते हैं वो अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। इनका जन्म 1888 ईस्वी में होता है सऊदी अरब में, और ये 1923 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हो रहा था उसकी अध्यक्षता करते हैं, और उस समय इनकी एज मात्र 35 वर्ष था। साथ ही सबसे लंबे समय तक, आज़ादी से पूर्व सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर बने रहने वाले नेता जो हैं वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही, 1940 से लेके 1946 ईस्वी तक। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की जाती है। सरदार पटेल द्वारा। प्रश्न संख्या 21, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच वैचारिक भिन्नता का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो गरम दल और नरम दल के बीच वैचारिक भिन्नता होती है, ये लक्ष्य प्राप्ति के साधन के कारण होता है। नरम दल जो है वो संवैधानिक सुधार और प्रार्थना याचिका में विश्वास रखते थे, जबकि गरम दल वाले नेता जो विशेषकर लाल बाल पाल जो है वो बहिष्कार, स्वदेशी और प्रत्यक्ष संघर्ष के पक्ष में थे। प्रश्न संख्या 22, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी पहली बार स्पष्ट नीति घोषित की थी? देशी रियासतों के प्रति अपनी पहली बार स्पष्ट नीति 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में घोषित की जाती है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा की कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों के लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना ब्रिटिश भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस के पहले भारतीय ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो कांग्रेस के पहले गैर भारतीय यानी ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले होते हैं और ये 1888 ईस्वी के इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वे कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष और पहले यूरोपीय या फिर ईसाई अध्यक्ष होते हैं। 24वां नंबर प्रश्न है हमारा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज का संकल्प रखा गया था उसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। इस अधिवेशन के बाद ही 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को। 25वां प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस का कौन सा विशेष अधिवेशन बुलाया गया था? तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए 1931 का कराची अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जाती है। सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया और साथ ही गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने का रास्ता साफ हो जाता है। प्रश्न संख्या 26, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में आयोजित हुआ? तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो है फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। जवाहरलाल नेहरू। और ये फैजपुर जो है महाराष्ट्र का एक गांव है और यह कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन था। 27वां नंबर प्रश्न, त्रिपुरी संकट का संबंध किससे है? तो त्रिपुरी संकट का संबंध जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में विवाद से संबंधित है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में विवाद के कारण ये होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी को जो समर्थित उम्मीदवार को हरा देते हैं, पटाभी सीतारमैया को, जिसके बाद गांधी जी के अनुयायियों के साथ मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं। इसे ही त्रिपुरी संकट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये मुख्य विशेषता इसका था व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस युद्ध के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। यानी 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। कांग्रेस के भीतर 29वां प्रश्न, कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1934 ईस्वी में जेपी नारायण और नरेंद्र देव के द्वारा। जेपी नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव।
तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने? तो इसे ऑप्शन से सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन तथा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वही महात्मा गांधी की बात करें तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और लाला लाजपत राय की बात करें तो 1920 ईस्वी के जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो एकमात्र बच गए नेता बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किए थे। यह एक रोचक तथ्य है कि गर्म दल के सबसे प्रभावशाली नेता होने के बावजूद भी बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जा सके। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के किस निर्णय के विरोध में हुआ था? तो 1923 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी का गठन होता है वो कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के वापस लेने की वजह से। महात्मा गांधी द्वारा चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, जिसके कारण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू असंतुष्ट हो जाते हैं और ये लोग कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 32, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? तो ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की जाती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्षता की जाती है हरिपुरा अधिवेशन की। और राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, JL नेहरू को। प्रश्न संख्या 33, 1918 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस मुद्दे पर हुआ था? तो 1918 में जो कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के मुद्दे पर होता है। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आता है? 1919 ईस्वी में। नरमपंथी नेता जो थे, विशेषकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी इन्हें अपर्याप्त मानते थे। इसके कारण नरमपंथियों ने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया। प्रश्न संख्या 34, कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार अध्यक्ष पद पे बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। ये 1940 से लेके 1946 ईस्वी तक लगातार अध्यक्ष पद पे बने रहते हैं, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध होते रहता है और इसी कारण कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं होता है और ये 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष पद पे बने रहते हैं। प्रश्न संख्या 35, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस के किस स्थान पर पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका प्रस्ताव बॉम्बे के ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव ये पारित किया जाता है और गांधी जी इसी में करो या मरो का नारा देते हैं, डू और डाई। प्रश्न संख्या 36, अछूतों के उत्थान के लिए पहली बार प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अछूतों के उत्थान के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की जाती है। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस ने सामाजिक सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और अछूते के प्रति भेदभाव खत्म करने का आह्वान किया। वही जो एनी बेसेंट है वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। प्रश्न संख्या 37, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? तो लॉर्ड कर्जन का कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो। अल्पसंख्यक तो बोले थे लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन बोला था कि कांग्रेस का जो महल है भड़ा कर गिरने वाली है और हमारी तीव्र इच्छा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में हम इसका साथ दें। प्रश्न संख्या 38, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 3 बार अध्यक्षता टोटल किए हैं, एक 1886 ईस्वी में और एक 1893 ईस्वी में और एक 1906 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39, 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1919 के जो अमृतसर अधिवेशन होती है
उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी और पंजाब के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई गई थी। प्रश्न संख्या 40, स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए? यह महात्मा गांधी द्वारा ये सुझाव दिया गया था। गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य आज़ादी प्राप्त करना था, जो पूरा हो गया। वे इसे एक लोक सेवक संघ के रूप में बदलना चाहते थे, जो समाज सेवा करे। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं ये। वही अगर भारतीय नहीं पूछता, सिर्फ राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट होता, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की थी। प्रश्न संख्या 42, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 8। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की और 11 में से 8 प्रांत, जैसे मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार, ये सब में अपनी सरकारें बनाई थी। प्रश्न संख्या 43, वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1905 के बनारस अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को इस अधिवेशन में औपचारिक समर्थन दिया जाता है। प्रश्न संख्या 44, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? तो ये जन गण मन जो होता है वो कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया जाता है। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 45, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं तब कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। प्रश्न संख्या 46, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ये जो 1896 का कोलकाता अधिवेशन होता है, इसका ऐतिहासिक महत्व इस वजह से है क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की जाती है। रहीमतुल्लाह सयानी। और ये जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 47, आर्थिक निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कैसे अंग्रेज जो है भारत का धन लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इनकी बहुत फेमस बुक है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न संख्या 48, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव किसके प्रयासों से पारित हुआ? ये जो स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव है वो जो है गरम दल के द्वारा पारित होता है। गरम दल के प्रयास से बाल गंगाधर तिलक और अन्य जो गरम दल के नेता होते हैं उन्हीं के दबाव के कारण ये क्रांतिकारी प्रस्ताव पारित होता है। प्रश्न संख्या 49, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा कब दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 1939 ईस्वी में जब ब्रिटिश सरकार बिना भारतीयों के सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करता है तो विरोध स्वरूप सभी कांग्रेसी सरकार इस्तीफा दे देते हैं। प्रश्न संख्या 50, 1885 ईस्वी में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ था इसमें
टोटल 72 सदस्य भाग लिए थे। वही दूसरे अधिवेशन की बात करें तो उसमें 436 सदस्य भाग लिए। तो आज हो गया हमारा 50 प्रश्न सॉल्व। आशा करती हूँ कि सभी प्रश्न के उत्तर आप भी दिए होंगे। थैंक यू।